हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एवर लर्निंग 101 में। आज हम सबसे पहले पॉलिटिक्स क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे हैं द कोल्ड वॉर इरा, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर फर्स्ट है द कोल्ड वॉर इरा, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स में। इसका पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें हम क्या सब पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़े हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में, उसके बाद व्हाट इज कोल्ड वॉर इरा, व्हाट इज कोल्ड वॉर, उसके बारे में हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। और यहाँ पे पार्ट 2 हम बना रहे हैं। ये पार्ट 2 में क्या है, सबसे पहला टॉपिक है इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। 2 पावर ब्लॉक्स के बीच का इमरजेंस क्या हुआ। देखिए वर्ल्ड है, मान चलिए ये वर्ल्ड हुआ। इस वर्ल्ड को 2 स्पेरिकली तरीका से 2 सुपर पावर्स अपने अंदर ले रहे थे। 2 सुपर पावर्स कौन सा है, यूएसएसआर और यूएसए। दोनों सुपर पावर्स अपने अंदर एकजुट कर रहे थे। जो देश मेरे अंदर ज्यादा रहेगा देश तो ज्यादा वेपन्स प्रोवाइड होगा, ज्यादा आर्मीज होगी, इसके कारण अपने अंदर इमर्ज कर रहे थे देश सबको। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। The two superpowers were keen on expanding their spheres of influences in different parts of the world. The 2 superpowers कौन सबसे 2 सुपरपावर्स, एक थे यूएसएसआर और एक एक थे यूएसए। दोनों स्पेयर तरीके से पूरा वर्ल्ड में देश को अपने में जोड़ रहे थे कि तुम मेरे पार्ट में आ जाओ। वो बोल रहा था मेरे पार्ट में आ जाओ, मगर सब देश चले गए, मगर अपना इंडिया जो है बच गया। अपना इंडिया वाला नहीं, हम यूएसए वाला पार्ट में जाएंगे और यूएसएस वाला पार्ट में जाएंगे। क्यों भाई इंडिया क्यों बच गया, इंडिया को कहीं नहीं ले गया, और इंडिया गया क्यों नहीं। दोनों पार्ट में एक में चला जाता। अगर यूएसए में जाता तो यूएसएसआर से फाइट हो जाती, विरोध हो जाता उसके, और यूएसएसआर में जाते तो यूएसए विरोध हो जाती, फाइट होता है उससे। ये इंडिया सोचे, और इंडिया जैसे 5 देश सोचे जो नहीं, एक हम नया बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे नया, जिसमें हम नहीं तुम्हारे टीम में रहेंगे, नहीं तुम्हारी टीम में रहेंगे। उसको कहा गया NAM। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे। NAM, नॉन अलाइंग मूवमेंट, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और फिर वैसे आपको हम समझा दिए। अब देखिए, द वर्ल्ड स्पेयरली डिवाइडेड इनटू 2 एलियंसेस। वर्ल्ड जो है सो स्पेयर तरीका से 2 एलियंसेस के बीच में डिवाइड हो चुके थे। ठीक है, पूरा वर्ल्ड कौन कौन एलियंसेस था, वो यूएसए और यूएसएसआर। The smaller states in the alliances used the link to the super powers for their own purpose. They got the promise of protections, weapon, economic. देखिए, छोटे छोटे देश का जुड़ना अपना एक दूसरा रीजन था। वो रीजन क्या था, छोटे छोटे देश जो जुड़ रहे थे वो ये सोच के जुड़ रहे थे कि हमें जो है, जैसे यूएसए में हम जैसे मान के चलिए छोटा देश है, वो यूएसए में चला गया। यूएसए में जाने से उसको क्या फायदा होगा कि प्रोटेक्शन मिलेगा, प्रोटेक्ट करेगा, और वेपन मिलेगा, बंदूक देंगे, हथियार देंगे, तुम्हें बचाएंगे, और लड़ने के लिए आर्मी तो भेजेंगे तो वेपन सब देंगे लड़ने के लिए। और इकोनॉमिक मतलब पैसा वैसा भी तुम्हें रहने के लिए दिया जाएगा। ये फायदा था। ये देश जो है, छोटे छोटे देश, वो अपना अंदर सोच रहे थे कि मैं कौन सा देश को चुनूं। जिसको यूएसए अच्छा लगता था यूएसए की टीम में जाते थे, जिसको यूएसएसआर अच्छा लगता था यूएसएसआर की टीम में जाते थे, जिसको जो समझते थे ये मुझे ज्यादा प्रोटेक्शन देगा वो टीम में जाते थे। ठीक है, छोटा देश का ऑन पर्पस होता था अपना। ठीक है ना। यूरोप डिवाइडेड 2 एलियंसेस, ईस्टर्न एलियंसेस आर पार्ट ऑफ द यूएसएसआर। देखिए दोस्तों, यूरोप जो है कॉन्टिनेंट, मान के चलिए ये यूरोप है, ये डिवाइड हुआ 2 पार्ट में। ईस्टर्न एलियंसेस कहाँ पे हो गया, ईस्टर्न इधर हो गया ईस्टर्न, ये हुआ ईस्टर्न, और ये हो गया वेस्टर्न। ठीक है, ईस्टर्न आपको मालूम होगा ऊपर होगा नॉर्थ, नीचे साउथ। ठीक है, ये यूरोप है, मान के चलिए ये यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप डिवाइडेड 2 एलियंसेस, ईस्टर्न एलियंसेस आर पार्ट ऑफ यूएसएसआर। ईस्टर्न एलियंसेस जो है ये यूएसएसआर के पार्ट है, ये ईस्टर्न एलियंसेस। ठीक है, उसके बाद हाँ, और ये वेस्टर्न एलियंसेस किसका पार्ट में है, यूएसए के पार्ट में वेस्टर्न एलियंसेस है। समझ गए। इसके बाद देखिए, वेस्टर्न एलियंसेस फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड नाटो। वेस्टर्न एलियंसेस जो है ये वाला, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था, जिस ऑर्गेनाइजेशन में सब जुड़ रहे थे। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था, नाटो, NATO। इसका फुल फॉर्म देखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
इसको ध्यान रखिएगा, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, ठीक है। ये किसका है? वेस्टर्न यूएसए का पार्ट का है, इधर का, ये पार्ट का है। उसके बाद है ईस्टर्न एलियंसेस फॉर्मलाइज्ड इज कॉल्ड CSEATO, सीटो, मतलब बोल सकते हैं सीटो, SEATO। इसका मतलब क्या हुआ? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ईस्टर्न एलियंसेस और साउथर्न, मतलब कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला इसका क्या रखा है? सीटो, SEATO, सीटो, ठीक है। सीटो मतलब साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए पूरा वर्ल्ड जो है यही दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जुड़ रहे थे। कौन कौन? सीटो और नाटो। और देखिए अपना इंडिया इसमें नहीं जुड़े थे। फिर इंडिया कहाँ गए थे दोस्तों? तो इंडिया गए थे, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे जो इस दोनों ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का था। उसका नाम था NEM का मतलब नॉन अलाइंग मूवमेंट। नॉन अलाइंग मूवमेंट में इंडिया थे, और इंडिया जैसे 5 देश और थे तो जुड़े थे, जो बोले जो नहीं हम आपकी टीम में जाएंगे, नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, हमारा एक अलग ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। हम इंडिया भी चाह रहा था कि वर्ल्ड वार शांत हो, ये नहीं चाह रहे थे वर्ल्ड वार हो, हम अलग है मगर वर्ल्ड वार हो, ऐसा नहीं चाह रहा था इंडिया चाह रहा था कि वर्ल्ड वार ना हो। दोनों को शांत करने में लगे थे कि तुम मत लड़ो, तुम भी मत लड़ो, दोनों को ज्ञान दे रहे थे, मतलब मत लड़ो, समझा रहे थे। और जब बहुत ज्यादा विपत्ता आती थी तो मदद भी करते थे दोनों देश को, ठीक है। वो थे NAM, नॉन अलाइंग मूवमेंट, ठीक है। हाँ, तो अगली टॉपिक और हम बढ़ जाते हैं। ये टॉपिक हम आशा करता हूँ आप लोग अच्छा समझे होंगे। द इमरजेंसी ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ें? इसमें हम पढ़ें जो 2 पावर ब्लॉक्स के बीच में कैसे इमरजेंसी, मतलब 2 देश जो हैं वो आपस में कैसे दूसरे देश को जोड़ रहे हैं। छोटे छोटे देश को जोड़ना एक अपना कारण था। उन्हें प्रोटेक्शन मिलता था, उन्हें प्रोटेक्शन और मनी भी मिलती थी, इकोनॉमिक उनको ठीक रखा जाता था। हम आगे पढ़ेंगे बर्लिन वॉल के बारे में, उसमें भी आप इस बातों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो समझ गए। अब हम अगले टॉपिक और बढ़ जाते हैं। हाँ, अब अगला टॉपिक है हमारा द कोल्ड वॉर चैप्टर का अगला टॉपिक है एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। इससे पहले वाला टॉपिक हम कौन से पढ़े थे? इससे पहले हम पढ़े थे द इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, 2 पावर ब्लॉक्स का इमर्ज होना। वो 2 पावर ब्लॉक्स कौन सब थे? यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए जो थे वो कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे, और यूएसएसआर जो थे वो सोशलिज्म को फॉलो करते थे, सोशलिज्म को। यही दोनों बात को लेकर विवाद चलती थी। फिर दोनों देश अपने में एक सर्कल टाइप का, एक स्फीयर टाइप का जो है वो क्या अपना ग्रुप बनाने लगे, पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड में, पूरा यूरोप में अपना ग्रुप बनाने लगे, ठीक है ना। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। एरिनाज मतलब होता है एरिनाज मतलब क्या हुआ? टाइम पीरियड। कौन सा टाइम पीरियड था कोल्ड वॉर का? देखिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस दैट वी बिगिन दिस चैप्टर। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। आपको मालूम है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हम पढ़े थे। क्यूबा एक छोटा सा देश है जहाँ पे मिसाइल क्राइसिस हुआ था। क्या हुआ था? ये एक यूएसए के नज़दीक है देश, और यहाँ पे है यूएसएसआर मिसाइल्स रख दिए थे। तो वहाँ पर फिर यूएसए अपना सी में लैंडिंग करने लगे, आर्मी को लेके उतर गए बोट लेके, और फिर चारों तरफ से क्यूबा को घेर लिया गया। फिर बोला वहाँ से हट जाओ नहीं तो हम भी अटैक कर देंगे। तो यूएसएसआर फिर हट गया, फाइट नहीं हुआ, मगर इसी को हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। ये हम सबसे पहला टॉपिक में पढ़े हैं, ठीक है। यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है। कोल्ड वॉर लेड टू द शूटिंग वॉर। अब देखिए कोल्ड वॉर क्या कोल्ड वॉर बढ़ गया है शूटिंग वॉर की तरफ, ठीक है। कोल्ड वॉर हम आपको क्या बोले, फाइट नहीं होगा ऐसा कुछ बात नहीं है। फाइट होगा, मुँह से फाइट होगा, बोल के हो जाएगा, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इससे फाइट होगा। छोटा मोटा फाइट भी होगा, मगर उतना बड़ा जैसे एक दो देश में लड़ेगा भी, खून खराबा भी होगा, मगर वर्ल्ड वार लाइक सिचुएशन नहीं होगा। ये नहीं होगा जो आधा वर्ल्ड बटा जाएगा और आपस में मरेगा, ऐसा सिचुएशन नहीं होगा। बाकी जो 2 देश के बीच में होगा वो दोनों देश कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये समझिए। मगर वर्ल्ड वार नहीं होगा, कोल्ड वार हम उसे कर। ये हुआ तो शूटिंग वार है, छोटा मोटा फाइट हुआ। तो कहाँ पे छोटा मोटा फाइट हुआ वो देखिए। 2 सुपर पावर्स वेर पोइज्ड फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस इन कोरिया। डायरेक्ट फाइट हुआ कोरिया में। कितने में हुआ था कोरिया में? 1950 to 1953।
ये 3 साल जो है सो कोरिया में खूब जम की लड़ाई हुई, एक दूसरे में मार काट हुई कोरिया में, ठीक है। उसके बाद बर्लिन में 1958 से लेकर 62 तक 4 साल यहाँ पे भी खूब मार हुआ। बर्लिन वाल हम अभी पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में, इसके बारे में बहुत अच्छा कहानी है। फिर कोंगो में देखिए 1916 से पहले कोंगो में भी ये फाइट देखने को मिला, वार लाइक देखने को मिला सिचुएशन, मगर वर्ल्ड वार लाइक नहीं, मात्र वार हुआ, समझ गए। फिर द नॉन अलाइंग कंट्री मतलब NAM, जो इस दोनों टीम से बाहर थी, ठीक है ना। कौन टीम से बाहर थे? रशिया वाला टीम से और अमेरिका वाला टीम से। कौन, जैसे अपना इंडिया से बात करते, कौन थे वो? नॉन अलाइंग कंट्रीज, NAM हम जिसे बोलते हैं। प्लेड ए रोल इन रिड्यूसिंग कोल्ड वार, ये एक बहुत अच्छे प्ले रोल करते थे। क्या करते थे? ये रिड्यूस करते थे, कौन सी? कोल्ड वार को रिड्यूस करते थे ताकि कोल्ड वार ना हो पाए, ठीक है ना। हाँ, एग्जाम्पल में कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये लीडर थे NAM के। तो देश मिलके NAM को फाउंडेशन किया है। कौन सा देश है वो? इंडिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, ये तीनों देश मिलके NAM फाउंडेशन किया हुआ है। NAM मतलब नॉन अलाइंड कंट्री, ठीक है ना। नॉन अलाइंड मूवमेंट होता है, मगर कंट्री मतलब जो 5-6 कंट्री थे जो दोनों टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। द एरिनाज ऑफ कोल्ड वार, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे आगे? द बर्लिन वाल के बाद बहुत फेमस है स्टोरी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब क्या है ये बर्लिन वाल, देखते हैं। देखिए सर्वप्रथम समझिए, USSR का कैपिटल है बर्लिन, मतलब सोवियत यूनियन का कैपिटल कहाँ पे है? ये बर्लिन है, मान के चलिए ये बर्लिन है, ये सोवियत यूनियन का कैपिटल, ठीक है, राजधानी। देखिए बर्लिन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, बर्लिन जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। क्यों किया गया था? पहले ये समझिए। देखिए बर्लिन पे मतलब इतना जब फाइट हो रही थी तो वर्ल्ड वार, तो बर्लिन आप क्या बोले हम, कैपिटल था किसका? सोवियत यूनियन का। जब सोवियत यूनियन था, इसको जो है ईस्ट वाला पार्ट जो था बर्लिन को 2 भाग में बांट दिया, तो ईस्ट और वेस्ट में। ईस्ट वाला पार्ट को ले लिया जर्मनी ले लिया गया, ठीक है। और वेस्ट वाला पार्ट कौन लिया था? वेस्ट बर्लिन ही रहा होगा, मगर ईस्ट वाला को जर्मनी ले लिया था, हिटलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं, यहाँ पे हो रहा था। कहाँ पे? यहाँ पे वेस्ट में, बर्लिन में हो रहा था डेवलपमेंट, मगर जर्मनी में हिटलर नहीं कर रहे थे, मगर यहाँ पे हो रहा था। ये जो लोग देखने लगे कि देखिए यहाँ पे हो रहा है, यहाँ के लोग जो है सो जॉब पा रहे थे, भोजन कर रहे थे, यहाँ पे भोजन पर भी आफत था, खाना भी नहीं खाने देता था। तो फिर ये चारों तरफ से वाल क्रिएट कर दिया गया था बर्लिन में, प्रोटेक्ट के लिए, ताकि कोई हमला न कर दे, ठीक है। और बीच में भी एक वाल दे दिया गया था इससे। अब उसकी यहाँ से जर्मनी या वेस्ट से वेस्ट बर्लिन ऑल अराउंड वाल फॉर्म्स टू प्रोटेक्ट, चारों तरफ से वाल किया गया था, फॉर्म कर दिया गया था। हाँ, बर्लिन वाल कब बना था? 1961 में बर्लिन वाल फॉर्म किया गया था। ये ब्रेक कब हुआ? 1989 में ये ब्रेक कर गया था। क्यों ब्रेक कर गया था? तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा था ईस्ट वाला पार्ट में, वहाँ के लोगों को जॉब वॉब नहीं मिल रहे थे, इसके कारण वो क्या हुआ, उसे ब्रेक करके लोग सब और सरकारी सब पूरा ट्रेन वेन बंद कर दिया था। तो ट्रेन सब फिर से चालू होने लगा, पूरा जो है सो वाल को तोड़ ताड़ के हटा दिया, फिर से वैसे ही रहने लगा। कब? 1989 के बाद। आशा करता हूँ आप बर्लिन वाल टॉपिक अच्छा तरह से समझ गए हैं, ठीक है। अब हम आगे की तरफ, अब अगला टॉपिक है चैलेंजेस टू बायोपोलैरिटी। बायोपोलैरिटी के लिए क्या क्या चैलेंजेस थे? अब देखिए बायोपोलैरिटी क्या होता है? बायोपोलैरिटी का मतलब होता है 2 सुपर पावर्स डोमिनेंट इन द इंटरनेशनल लेवल पर जब 2 सुपर पावर्स बन जाते हैं, उन्हें हम बायोपोलैरिटी कहते हैं, ठीक है। 2 भाग में जब कोई देश नहीं बन सकता, दो थोड़ा जो कम्युनिटी जब फॉर्म हो जाता है पूरा इंटरनेशनल लेवल पे, उससे क्या बोलते हैं? बायोपोलैरिटी, ठीक है, समझ गए। अब देखिए कोल्ड वार टेंडर टू डिवाइड द वर्ल्ड वार इनटू रिवल एलियंसेस। कोल्ड वार के बारे में आपको मालूम है, कोल्ड वार में ये हमें देखने को मिला बायोपोलैरिटी। USA और USSR अपना टीम बना रहे थे। ये हम कौन टॉपिक में पढ़े? द इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स में पढ़े हैं हम, जो स्पेयर तरीका से पूरा देश में जो है सो अपना कब्जा कर रहे थे USA और USSR। ये हम देखने को कहाँ पे हमें मिला? कोल्ड वार में हमें टेंडर देखने को मिला, ठीक है। These 5 leaders came to be known as the 5 founder of NAM। NAM मतलब नॉन अलाइंग मूवमेंट। नॉन अलाइंग मूवमेंट में
नन एलाइंग मूवमेंट क्या हुआ, जो एक अलग रास्ता चुनेंगे हम कोल्ड वार में। जब कोल्ड वार हुआ था तो एक अलग रास्ता चुना था, दोनों से अलग थे वो दोनों, मतलब दोनों क्या हुआ था, नाटो और सीटो, नाटो फाउंडेशन और सीटो फाउंडेशन, याद आया आपको? उन दोनों से अलग फाउंडेशन क्या लिखा है, NAM नन एलाइंग मूवमेंट, नाटो सीटो से अलग है ये, ठीक है। डीकोलोनाइज्ड कंट्री ऑफ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और थर्ड ऑप्शन इज नॉट ज्वाइन आइदर एलियंस। देखो जो डीकोलोनाइज कंट्री, डीकोलोनाइज मतलब जिन्हें अभी अभी कॉलोनी से छुटकारा मिला है, जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं, जैसे अपना भारत 1947 में अपना भारत क्या हुआ, आज़ाद हुआ, 1947 में अपना भारत आज़ाद हुए। जो अभी अभी आज़ाद हुए थे कोल्ड वार के समय में, उन्हें कोई ऑप्शन नहीं था जो वो फाइट करने जाएं, क्योंकि वो अभी देखिए जो उतना दिन से मर रहे थे, फिर से जाए मरने के लिए, तो वो नहीं ज्वाइन किए। कौन कौन थे वो अपना एशिया में थे, अपना भारत सब, फिर अफ्रीका भी था, लैटिन अमेरिका, कुछ छुपा हुआ अमेरिका भी था, ठीक है। इनके पास थर्ड ऑप्शन ज्वाइन करने को था ये NAM नन एलाइंग मूवमेंट, इनके पास ये थर्ड ऑप्शन हो जाता था, तो यही ज्वाइन किए। फिर देखिए NAM फर्स्ट समिट वाज अटेंड बाय 25 मेंबर्स ऑफ स्टेट। NAM नन एलाइंग मूवमेंट का फर्स्ट जो समिट हुआ वो कहाँ पे हुआ, 25 मेंबर स्टेट से हुआ। और NAM नॉट फॉर आइसोलेशन, NAM का ये नहीं कह रहा है कि हम आइसोलेट हो जाएंगे, मतलब हमें वर्ल्ड वार से में कोई मतलब नहीं है, कोल्ड वार से कोई मतलब नहीं है, हम सब साइड हो जाएंगे, तुम मरो कटो, ऐसा नहीं कह रहा है NAM नन एलाइंग मूवमेंट, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। वो तुम्हें शांत कराएगा, कोल्ड वार मत करो भाई, मत करो, ये कह रहा है। और वो ये भी नहीं कह रहा है कि न्यूट्रल हो जाएंगे हम, न्यूट्रल मतलब नहीं हम शांत कराएंगे और नहीं हम करेंगे, ऐसा भी नहीं कर रहा है। न्यूट्रल भी नहीं होना है, हम तुम्हें शांत भी कराएंगे, ठीक है, और बढ़ावा चढ़ावा भी देंगे, करो भी, यानी हम एक अलग फाउंडेशन के जरा हुआ है, ठीक है दोस्तों, समझ गए? ऐसा करते आप करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यही है। अब अगला टॉपिक और हम बजाते हैं, बायोपॉलिटी आप अच्छा समझ गए। अब अगला टॉपिक है हमारा, अब हमारा अगला टॉपिक है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है, अच्छा ये बताइए पहले, इससे पहले हम क्या पढ़े, इससे पहले हम पढ़े NAM के बारे में। NAM 3 देश मिलकर बनाए थे, आपको मालूम है कौन कौन देश बनाए थे मिलके, यूगोस्लाविया, इजिप्ट और इंडिया। सबसे पहले NAM का यही तीनों देश फाउंडेशन किया था, समझ गए? अब चीज देखिए, अब ये क्या है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या दिया गया था, देखिए ये एक लिखा गया सेट ऑफ प्रपोजल था, क्या था ये, सेट ऑफ प्रपोजल था बाय डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री हम बोले, नॉट ए डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री कौन सा आएगा, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ये सब हम नहीं बोले, डेवलपिंग कंट्री बोले, जैसे अपना देश हुआ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब जो डेवलप कर रहा है अभी, डेवलपिंग कंट्री, नॉट ए डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्री कौन सा, इंडिया सब सेट ऑफ प्रपोजल लिखे थे इंटरनेशनल इकोनॉमिक, क्यों लिखे थे, ताकि उन्हें डिपेंड ना रहना पड़े सुपर पावर पे। होता था ना पहले सुपर पावर जो है सो हमें ग्रुप बनाएगा तो सुपर पावर क्या देंगे, जो भोजन देंगे, जो ऑर्डर देंगे, वही हमें करना होता था। अभी ऐसा हम नहीं करेंगे, हम NAM का फाउंडेशन किए हैं, हम न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक साइन करेंगे, हमें नहीं डिपेंड रहना है सुपर पावर्स पे, ठीक है। यही है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये क्या गया था, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक है इंडिया एंड कोल्ड वार। कि जब कोल्ड वार हुआ तो हमें हमारा इंडिया को उसमें क्या लेना देना था, क्या मतलब था, हम हर चैप्टर में पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। वर्ल्ड का पॉलिटिक्स से हमें मालूम है, लेकिन हमें इंडिया के बारे में हर चैप्टर में आपको एक ना एक टॉपिक देखने को मिलेगा, इस टॉपिक से इंडिया क्या रिलेट कर रहा है। तो कोल्ड वार में इंडिया का क्या महत्व है, क्या महत्वदान है, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। टॉपिक है इंडिया एज अ कोल्ड वार, ठीक है। देखिए contributors draw on a wide array of new materials of NAM join। देखिए contributors क्या कर रहे थे, सबसे पहले NAM का जो था वाइड एरिया था ज्वाइन करने के लिए contributors को, ठीक है। उसको इंडिया जो बोल रहे थे कि NAM तुम ज्वाइन करो, ठीक है, इंडिया पुश कर लेते लोगों को। उसके बाद इंडिया और क्या कर रहे थे, इंडिया कर रहे थे वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डिकोनाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द एलायंसेस। देखो इंडिया क्या कर रहा था, जो अभी आज़ाद हुए, डिकोनाइज्ड हुए, मतलब कॉलोनी से जो अलग हुए हैं, जैसे अपने भारत, जैसे साउथ अफ्रीका, ये सब आज़ाद हुए हैं, तो इन सबको बहुत कठिन हो सकता है जो दूसरा, जब वो फिर से वार लाइक सिचुएशन में जाए, फिर से या नीटो या सीटो को ज्वाइन करे, तो बहुत कठिन हो सकता है। तो इसलिए उनके लिए इंडिया और ऐसे 3 देश लाए हैं, वो आप कमेंट करेंगे, इससे हम पहले तुरंत बताए हैं। तो आपको मालूम होगा जो इंडिया जो है सो NAM फाउंडेशन क्या, और 2 देश क्या था,
वो आप कमेंट करेंगे, हम पीछे में बताए हैं, ठीक है, कौन कौन देश है जो NEM फाउंडेशन क्या था। तो अगर देखिए जो अभी डिकोलोनाइज कंट्री थे उनको नाटो या सीटो में ज्वाइन करना थोड़ा कठिन हो सकता था, क्योंकि उसमें फिर वार होगा, फिर उनको कोई एक गलत चुना गया तो उसे पैसा नहीं मिलेगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता था। लेकिन NEM में ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें सेफली खाना वाना सब कुछ मिलेगा, उनका अलग एक फाउंडेशन है, यहाँ पे उनको वार नहीं करना है, ठीक है, उन्हें आज़ादी दिया जाएगा, तो उनके लिए अच्छा था जो डिकोलोनाइज कंट्री थी, ठीक है। अभी क्या आगे पढ़ते हैं, इंडिया सेड नॉट ज्वाइन एनी एलियंसेस। इंडिया जो कह रहा था, हमारा इंडिया के बारे में इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया क्या कह रहा था, इंडिया कह रहा था कि तुम कोई भी एलियंसेस ज्वाइन नहीं करो, ना तुम नाटो में जाओ और ना तुम सीटो में जाओ, ना USSR में जाओ और ना USA में जाओ, तुम एक अलग फाउंडेशन ज्वाइन करो। फाउंडेशन क्या नाम है, NAM, नॉन अलाइंग मूवमेंट, तुम ज्वाइन करो, ठीक है, ये इंडिया कर रहा था। एक्टिवेट दोज रीजनल्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेन्स विच इज नॉट पार्ट ऑफ एनी एलियंसेस। देखिए जब NAM का फाउंडेशन किया गया तब जो इंडिया क्या किया, इंडिया जो भी एक्टिवेट किया था, कौन चीज़, रीजनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, कौन चीज़, जैसे हम इससे पहले पढ़े इकोनॉमिक के बारे में, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक, उसमें क्या पढ़े हम, उसमें पढ़े थे जो कोई भी बड़ा जो सुपर पावर से उस पर डिपेंड नहीं रहना पड़े, कौन, जो डिकोलोनाइज कंट्री हैं, ठीक है, जो अभी डेवलपिंग कर रहे हैं, उनको जो है सो उन पर निर्भर ना रहना पड़े, तो ठीक है। ये जो किए ने क्या किया, इंटरनेशनल लेवल पे हम साइन किए थे ट्रीटी को, तो वही जो इंडिया एक्टिवेट किया था रीजनल लेवल पे चाहे या इंटरनेशनल लेवल पे, क्या किया था, ऑर्गेन्स जो भी अंग था वो चीज़ जो एलियंसेस के पार्ट्स नहीं हो, जैसे कि जब कोई फाइट वाइट होगा वर्ल्ड वार लाइक, तो हम अपना आर्मीज नहीं देंगे, ऐसे ऐसे जो है एक्टिविटीज एक्टिवेट किया गया था साइन करके, ठीक है, वो इंडिया किए थे। उसके बाद देख सकते हैं इंडिया साइंड द ट्रीटी ऑफ द फ्रेंडशिप इन अगस्त 1971 विथ USSR फॉर 20 ईयर्स बिकॉज आर्मीज और न्यूक्लियर। देखिए बोल सकते हैं हम जब वर्ल्ड वार हुआ था तो इंडिया जो था वो USSR के पार्ट में चले गए थे। USSR मतलब बोल सकते हैं हम सोवियत यूनियन, सोवियत में मतलब रसिया की तरफ चला गया था, एक साइन किया था उसमें 20 ईयर के लिए रसिया जो है वो आर्मी और न्यूक्लियर देगा इंडिया को, ठीक है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं USA में क्या हो गया, फाइट हो गया, इसीलिए जो इंडिया जो है अलग एक फाउंडेशन बनाए थे NAM, मगर इंडिया ने कहीं ना कहीं जो एक ट्रीटी साइन किया था फ्रेंडशिप का, किससे, रसिया से, USSR से ट्रीटी साइन किया था इन 1971 अगस्त में। इंडिया क्या था, USA से फाइट चला गया था, फाइट चल रहा था इंडिया को, और USSR से दोस्ती कर लिया था इंडिया, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक पर बढ़ जाते हैं। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। देखिए शस्त्र को नियंत्रण में करने का कुछ ट्रीटी साइन हुई थी, मतलब शस्त्र जो है वो जो देश का मन में आया वो नहीं कर दे, मतलब जिसके पास न्यूक्लियर है वो जाके भारत पे जाके छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर कुछ कर दे, इसके लिए ट्रीटी साइन हुआ था, ठीक है। उसी ट्रीटी के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। कौन सा ट्रीटी था वो सुनिए, एक था लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म इसको याद रखिएगा, LTBT, ठीक है। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोफेशनल ट्रीटी, प्रोफरेशन ट्रीटी, NNPT। ये दोनों ट्रीटी क्या कहता है, इस दोनों ट्रीटी का कहना था कि पहले क्या था, जिसके पास न्यूक्लियर है वही बस न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेगा, और जिसके पास नहीं है वो बना भी नहीं सकता है, ऐसा कुछ था। तो इंडिया ने ये देखो, हाँ, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी कौन की थी, इंडिया ही की थी, आप ध्यान रखिएगा। तो इंडिया ने इस पर एक ट्रीटी लिखा जो ऐसा क्यों है, ठीक है, इसको हटाया जाए, इसको हटाया, इस पर ये ट्रीटी लिखा गया था, ठीक है। अब USSR सोचने लगा कि इसमें इंडिया का क्या है, इंडिया को क्या हो गया है जो ये सब कर रहा है। USSR सोचने लगा भाई इंडिया को क्या हो गया जो ऐसा कर रहा है इंडिया। तो जब यानी हमको फाउंडेशन क्या था, ये सब करना जरूरी था। इंडिया बहुत कुछ किया है वर्ल्ड वार में भी और कोल्ड वार में भी, ठीक है ना। ये दोनों समझिए क्या है, जिसके पास रहता था न्यूक्लियर वही न्यूक्लियर बना सकता है, छोटा मोटा देश न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। ये दोनों उसके बारे में ट्रीटी थे। उसके बाद ये देखिए ये क्या है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन स्टॉक, SALT, और फिर वही है, ये भी दोनों वही है, SALT1 SALT2, ठीक है। अब ये तीनों
ट्रीटी क्या कहती है उसके बारे में समझिए। भारत सैन्य क्या था ये ट्रीटी, उसमें लिखा गया था कि जब वार लाइक सिचुएशन आएगा, जो कोल्ड वार है तो वार लाइक हो सकता था पहले, वार लाइक सिचुएशन आ सकता है। जब वार लाइक सिचुएशन आएगा तो उसको रोका जाएगा, उस पर नियंत्रण किया जाएगा, ना कि उसको और चढ़ाया बढ़ाया जाएगा। ये तीनों ट्रीटी इसके बारे में कर रहे हैं, ठीक है। SALT1, SALT2, SALT2 तक है, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि जब वार लाइक सिचुएशन आएगा तो उसे रोका जाएगा, उसको नियंत्रण किया जाएगा, उससे समझा दिया जाएगा भाई तुम मत लड़ो, ऐसा ऐसा बात है, दोनों आपस में बातचीत करके लड़ो मत। ये तीनों ट्रीटी इसके बारे में कर रहे थे। इसका फुल फॉर्म को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड हो जाता है दोस्तों। अब हम अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह समझोगे। अभी उतना रिसोर्सेज नहीं है तो उतना अच्छा से आपको पढ़ा सकें, मगर धीरे धीरे हम अपना स्टूडियो में डेवलपमेंट करते जाएंगे और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करते जाएंगे। दोस्तों आप जरूर ही हमारे साथ अपने दोस्तों को भी बुलाइए और दिखाइए इस चैनल को बारे में कैसा है, और कमेंट जरूर करिएगा कैसा है, कैसा लगा वीडियो। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और हम और वीडियो डालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।